आज मैं आपको आधुनिक काल के बारे में बताऊंगी। आधुनिक काल को जानने से पहले हमको इसका विभाजन पता होना चाहिए। आधुनिक काल का विभाजन, आधुनिक काल का विभाजन जो है लगभग 6 भागों में बांटा गया है। पहले को हम भारतेंदु युग कहते हैं, दूसरा द्विवेदी युग है, तीसरा छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद अद्यतन हम कहते हैं। उसमें और सारी विधाएं आती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही रीतिकाल का पराभाव होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे नूतनता और पुरातनता का संघर्ष चलता रहता है। नई पीढ़ी कुछ नया करने का जोश रखती है। उसी का प्रतिफल है कि जिस समय ब्रज भाषा में काव्य रचना की जा रही थी, उसी समय भारतेंदु ने एक नई कवायद शुरू की। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हिंदी गद्य साहित्य में हिंदी को गद्य और खड़ी बोली में ना लिखा जाए। इसके भारतेंदु युग के पहले जितना भी साहित्य हमें प्राप्त होता है, वह साहित्य ब्रज भाषा, मैथिली, अवधी इन भाषाओं में हमें मिलते हैं। खड़ी बोली साहित्य का उदय और आधुनिकता का यदि हम परिचय प्राप्त करते हैं, तो खड़ी बोली में हमें भारतेंदु जी का ही, इनको ही उसका युग का प्रवर्तक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की। तो भारतेंदु युग का जब हम विभाजन करते हैं, विभाजन के लिए हमको 3 तरह से करते हैं। एक तो कवियों का विभाजन करते हैं कि इस युग के कौन कौन से कवि हैं। फिर काव्य का विभाजन करते हैं कि क्या इसका काव्य है। फिर हम गद्य का विभाजन करते हैं। कवियों का विभाजन, काव्य का विभाजन, गद्य का विभाजन। जब हम भारतेंदु युग में कवियों का विभाजन करते हैं, तो उस समय ये परंपरा प्रचलित थी। वह परंपरा थी कि जो युग प्रवर्तक होता था, वह अपना एक मंडल स्थापित करता था। तो भारतेंदु युग ने एक जो है मंडल बनाया था। उस मंडल में 8 कवि थे। कवियों में 8 कवि थे। इनका नाम था भारतेंदु। ये भारतेंदु मंडल के कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट और क्या राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, नवीन, और ये ऐसे ही जो कवि थे। इन तरह से 8 कवियों को लिया गया था भारतेंदु युग के, और जिनमें से प्रमुख कवि थे उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर ही इस युग का, यानी जो 1843 का, सन 1843 से लेकर के यहाँ 1900 तक का जो समय होता है, यह समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यह समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी साहित्य मैंने बताया कि काव्य में, जब काव्य में विभाजन किया गया, तो काव्य में भाषा की दृष्टि पर आप देखेंगे, जब भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रज भाषा में भी काव्य लिखे गए। प्रिय बच्चों, कि ब्रज भाषा में भी काव्य का सृजन हुआ और खड़ी बोली में भी हुआ। तो भाषागत दृष्टि से विभाजन यदि काव्य का देखते हैं, तो दोनों तरह का हमें रचनाएं मिलती हैं। ब्रज भाषा में रचित, और यहाँ पर जैसे इनकी एक उदाहरण मैं लेती हूँ, इनकी प्रेम फुलवारी।
यह ब्रज भाषा में लिखी गई। और यदि पहली रचना पूछी जाए तो फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। यह खड़ी बोली की भारतेंदु की प्रथम रचना है। भारतेंदु जी की खड़ी बोली में लिखी गई यह प्रथम रचना है। हम गद्य का विभाजन करते हैं तो देखते हैं कि भारतेंदु जी ने सर्वप्रथम गद्य को खड़ी बोली में लिखा। और जब भारतेंदु जी की विशेषता यह है कि जब वो खड़ी बोली में गद्य लिखते हैं तो खड़ी बोली का उस समय इतना जो है व्याकरणिक परिपक्वता नहीं थी। और जब व्याकरणिक परिपक्वता नहीं थी तो शुरुआत तो की गई, वहां से प्रारंभ तो किया गया, लेकिन जो है जो वहां की परिपक्वता है, परिपक्व गद्य जो है यह हमें द्विवेदी युग में प्राप्त होता है। क्योंकि जो कवि थे, जो यानी जो गद्यकार थे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बालमुकुंद गुप्त जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये सारे गद्यकार जो थे ये इनका या स्वयं भारतेंदु जी जो हैं, जैसे इनका प्रसिद्ध निबंध जो है भारतवर्ष उन्नति कैसे होगी ये है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भाषाई परिपक्वता है, यानी व्याकरणिक जो दृष्टि से गद्य काम में, क्योंकि वहाँ पर तत्सम शब्दावली का प्रयोग, सामासिक चिन्हों का प्रयोग, तमाम सारे जो होने चाहिए नियम वहाँ पर अभाव पाया जाता है। और जब इस अभाव को स्वभाव में बदलने की बात आती है तो प्रिय बच्चों वहीं से द्विवेदी युग का प्रारंभ हो जाता है। द्विवेदी युग का मैं नाम लूंगी तो जो विभाजन मैंने आपको भारतेंदु युग में बताया वही सेम विभाजन द्विवेदी युग में भी होता है कि यहाँ का समय जो है 1900 से लेकर के 1918 तक माना जाता है। यदि द्विवेदी युग का नाम आता है तो यहाँ पर प्रथम नाम हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद यदि किसी का लेते हैं तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं। मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं सिया राम शरण गुप्त। और क्या कहते हैं, यहाँ पर आते हैं वो जो अयोध्या प्रसाद हरिऔध, ये जो है इस युग के प्रमुख कवियों में आते हैं। और जब इस युग के गद्यकारों की भी मैं बात करती हूँ तो गद्यकारों में हमारे यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सबसे पहले इनका द्विवेदी युग में कैसे पदार्पण हुआ संक्षिप्त में जान लेते हैं कि द्विवेदी युग में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रेल विभाग में नौकरी करते थे और ये रायबरेली के रहने वाले थे, तो जब यह स्टेशन पे आया करते थे तो उसी समय 1893 ईस्वी में 1893 में नागरिक विचारणी सभा की स्थापना हुई थी। और 1897 ईस्वी में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक में यदि हम नाम लेते हैं तो वहां पर नाम श्याम सुंदर दास जी का आता है। उस सरस्वती पत्रिका के नियमित पाठक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बीच में किन्हीं कारणों से वह पत्रिका का प्रकाशन बंद हो जाता है और तत्पश्चात एक दिन
दिन इनकी मुलाकात जो है होती है कि क्यों पत्रिका बंद हो गई, उसी हलचल में श्याम सुंदर दास इनको जो है उस पत्रिका के संपादक का कार्यभार सौंप देते हैं। लगातार 1903 से लेकर के 1920 तक यानी 17 वर्षों तक उस पत्रिका के संपादन का कार्य बखूबी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी अनवरत निभाते रहते हैं। और वहीं से ही हिंदी गद्य में जो व्याकरण की दृष्टि से संपूर्ण साहित्य को समृद्धि की प्राप्ति होती है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अपनी रचनाओं के माध्यम से, जैसे यदि जो है क्या कहते हैं, संस्कृत साहित्य में कालिदास ने मेघदूत लिखा, कालिदास ने संस्कृत साहित्य में मेघदूत लिखा, तो हिंदी साहित्य में यह अनुदित रचना, हिंदी साहित्य की अनुदित रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी मेघदूत लिख करके यह साबित कर दिया कि कालिदास जैसी क्षमता नहीं है, कालिदास जैसी अभिव्यक्ति की आंतरिक अंतर्भूत क्षमता नहीं है, लेकिन उनका अनुकरण कर हम हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की क्षमता रखते हैं। और एक नवीन विधा जो है मेघदूत का परिचलन जो है, मेघदूत का चलन हिंदी साहित्य में आया। मैथिली शरण गुप्त काव्य की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त अब मैथिली शरण गुप्त के यदि हम काव्य सृजन को देखते हैं तो यह लगभग छायावाद तक अपनी रचनाएं देते रहते हैं साहित्य जगत में। और इनकी पहली रचना जो बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है, रंग में भंग, रंग में भंग यह 1909 ईस्वी में लिखते हैं। और जो इनकी फिर लिखते हैं जयद्रथ वध, फिर इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है भारत भारती। यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। भारत भारती यह 1912 में लिखते हैं। फिर इनकी जो आज प्रसिद्ध रचना है वो उसका नाम है साकेत। साकेत को तो लोग लघु रामायण रामचरितमानस भी कहते हैं। यशोधरा, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिससे संपूर्ण द्विवेदी युग की जो प्रवृत्ति थी, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति थी इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति। इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर पौराणिक विषय वस्तु को लिया जाता था, कथानक में कोई ऐसा चरित्र लिया जाता था जो हमारे प्रेरणा का स्रोत बने। जैसे कि चाहे रंग में भंग हो, चाहे जयद्रथ वध हो, चाहे भारत भारती हो, साकेत हो, यशोधरा हो, तो इसका जो इतिहास है वह किसी प्रसिद्ध चरित्र से ही लिया गया था, किसी प्रसिद्ध चरित्र का चित्रण किया गया था। और यहाँ पर ये बताया गया भारत भारती में कि लोगों के अंदर जो अपने देश की राष्ट्रीयता की भावना के लिए, देश में संपूर्ण समर्पण के लिए लोगों के अंदर हीन भावना पैदा हो गई, लोग पशुता की प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो रहे थे, उनके अंदर ऊर्जा, ओज का भाव पैदा करने के लिए कहा कि
निकाला, उनका जिक्र नहीं किया गया। तो साकेत में नमन सर्ग, एक सर्ग में ही पूरा जो है उर्मिला के चरित्र को उकेरा गया। अगला 1932 में यशोधरा लिखा गया। तो यशोधरा में बताते हैं कि यहाँ पर ये जो है बौद्ध सिद्धार्थ के जीवन से है कि जब वो यशोधरा को सोते हुए, राहुल को सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कहकर जाते तो क्या जीवन पथ में बाधा पाते, यदि आप मुझको बताकर जाते तो शायद मैं आपको कभी भी कहीं भी इस तरह